हेलो क्रशर्स, वेलकम टू डे 4 ऑफ एडवांस लेवल की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और बहुत सारे डिफ़िकल्ट एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं। लेकिन उससे पहले मैं मान के चल रहा हूँ आपकी बेसिक्स यहाँ पर थोड़े से क्लियर हैं। अच्छे अच्छे सवाल हैं, इस वीडियो के बाद आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाने वाली है। लेकिन वीडियो में जब भी एक टाइमर आएगा तो आप खुद से वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना, तभी ये आपके लिए इफेक्टिव होगा। इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विक्रांत किरार है एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। स्टार्ट करते हैं बेसिक सवाल से। एक वर्टिकल रॉड ऑफ मास 4 किलोग्राम इज हैंगिंग ऑन ए रोप एंड अ 3 किलोग्राम कैट इज ग्रास्पिंग द बॉटम एंड ऑफ द रॉड। द रोप इज कट ऑफ एंड द फ्राइटेंड कैट बिगन्स टू रन अप ऑन द रॉड। तो हमारे पास यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से रस्सी रही होगी, जिसको फिर हमने इस तरीके से काट दिया। अब रस्सी को काटोगे तो ये नीचे गिरेगी, ये भी साथ में उस पर लटकी हुई थी रॉड पे, तो ये दोनों के दोनों नीचे गिरेंगे। लेकिन बिल्ली डर जाती है और फिर बिल्ली उसको पकड़ के ऊपर की तरफ भागने लगती है। ठीक है, वाइल द रॉड इज फॉलिंग वर्टिकली द कैट रिमेन्स एट द सेम हाइट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि भाई कैट का एक्सेलरेशन ऑफ कैट विल बी ज़ीरो, क्योंकि वो पहले भी यहीं थी, बाद में भी वो यहीं की यहीं है, खाली उसकी रॉड नीचे जाती जा रही है। रिमेन्स एट द सेम हाइट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इज k टाइम्स g बाई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेल g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, फाइंड k। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल हो जाता है। देखो, अब कैट हमारी रेस्ट पे है, तो यहाँ पे हम अगर कैट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये है हमारी कैट। कैट के ऊपर क्या ग्रेविटी हमेशा लगती है। ग्रेविटी को क्या लेना देना है, आप रस्सी को काटो या मत काटो, तो ग्रेविटी तो हमेशा लगती रहेगी। अच्छा, लेकिन इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, वो एक्सेलरेट ही नहीं हो रही है। इसका मतलब ज़रूर उसके ऊपर कोई ना कोई सा फोर्स इस तरीके से लग रहा होगा, एफ। ऑल राइट, ठीक। एफ ये फोर्स आया कहाँ से? बिल्ली जो इस तरीके से वो रॉड को पकड़ के खींच रही होगी, तो वो जो खींच रही है उसके हाथ पांव और वो उसके कारण जो भी फोर्स लग रहा है, वही है ये हमारे पास फोर्स एफ। लेकिन क्या सिर्फ बिल्ली के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगेगा? अगर बिल्ली के ऊपर फोर्स लगा है, यानी कि रॉड को बिल्ली ने नीचे धकेला होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, तो ये जितना एफ का मैग्नीट्यूड है उतना ही हमारे पास नीचे की तरफ एफ लगा होगा। किस पे? अभी आ गई है हमारे पास रॉड आर। अब एक बात बताओ, क्या रॉड के ऊपर खुद का कुछ mg लगा होगा? यस, उसके ऊपर भी तो ग्रेविटी काम करेगी। इन दोनों के कारण उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा। हमने सारे के सारे फोर्सेस मैप कर लिए। यहाँ से रस्सी को तो काट ही दिया था, रस्सी है ही नहीं, इसके कारण इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा कुछ इस तरीके से ए। अब बहुत ही थोड़ा सिंपल बेसिक लेवल का सवाल है। स्टार्ट करने के लिए चैप्टर को, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है 7। के की वैल्यू 7 आ जाती है। देखो सॉल्व करते हैं कैसे। हमारी बिल्ली का एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अगर बिल्ली का एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है फोर्स इज इक्वल टू एम ऑफ कैट टाइम्स जी। मास ऑफ कैट कितना दिया हुआ है हमें? 3 किलोग्राम है ना, तो 3g हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाती है। रॉड के अगर ऊपर बात करें तो रॉड के ऊपर नीचे की तरफ तो उसका खुद का mg लग रहा होगा, तो आ जाएगा मास ऑफ रॉड टाइम्स जी प्लस एफ विल बी इक्वल टू मास ऑफ रॉड टाइम्स एक्सेलरेशन। मास ऑफ रॉड दिया हमें 4, तो 4g। फोर्स की वैल्यू आ चुकी थी हमारे पास 3g इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है 7g डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ इक्वल टू kg डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से हमें पता चल जाता है k इज इक्वल टू नथिंग बट 7। 7 विल बी आवर करेक्ट आंसर। तो एक्चुअली ये बहुत ही सिंपल था। अब थोड़ा और डिटेल में कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। लॉज ऑफ मोशन में कई बार हमें इस तरीके से 2 मास का सिस्टम दिया होता है और उसमें हमें कैलकुलेशंस करनी होती है। अब इसमें देखो 2 क्लियरली अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, जिनको कई बार हम एक ही समझ के गलती कर बैठते हैं। जैसे पहला मेरे पास इस तरीके से हो सकता है कि मैंने यहाँ पर ये बोट, पहली बात तो ये समझो यहाँ पे बोट के ऊपर इस तरीके से मास रखा हुआ है, ये हो। अगर बोट का मास यहाँ पर कैपिटल M है ना, यहाँ पर भी कैपिटल M है, और इसी को आप सेम समझ सकते हो। मान लो मेरे पास स्मॉल m ऐसे होता और यहाँ पर इस तरीके से एक बड़ा मास कैपिटल M रखा होता। अगर इसको मैं इधर खींचता हूँ या फिर इस बोर्ड को इधर खींचता हूँ, ये हमारे लिए
कैलकुलेशन वाइज हमारे लिए सेम चीज़ें हैं ना, ये बोट आ गई यहाँ पर, पानी के ऊपर है, यहाँ पे फ्रिक्शनलेस प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, कुछ भी हो सकता है। तो हमें ये समझना है 2 मास का सिस्टम हमारे पास है। ऑलराइट, अब देखो इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। या तो मैं बोल दूं कि मैंने इसके ऊपर किसी तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ दे दी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये इस वाले की हम बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा होगा और वो फोर्स एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग नहीं है, है ना, ये स्प्रिंग है, तो वहाँ पे कुछ वाइब्रेशन वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे फोर्स हमें नहीं पता किस तरीके से लगता है। दूसरा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कि भाई हमने बोल दिया यहाँ पर मैंने कुछ फोर्स लगाया है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स इस तरीके से लगाऊं तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन सेम नहीं होता है ना, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें नहीं पता अभी, वो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है उसको सॉल्व करना। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अप्रोच पता करते हैं। अगर हमें इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है, मान लो इसमें पूछ लिया जाए कि एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग कितना है, तो इस वाले केस में हमारी अप्रोच क्या रहेगी। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, उसके लिए जो भी फोर्स लगा होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ अजीब सा फोर्स होगा, लेकिन हमें उसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधे सीधे क्या करेंगे, हम एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम ले लेंगे जिसके अंदर हमारी ये बोट रेस्ट पे आ जाए। तो बेसिकली हम इसी बोट के रेफरेंस फ्रेम में जाकर के इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन बोट्स रेफरेंस फ्रेम, अगर आप बोट के रेफरेंस फ्रेम में चले जाओगे तो बोट रेस्ट पे होगी, और क्योंकि बोट एक्सेलरेट कर रही थी तो हमारे पास सूडो फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, तो इसी को आप रिप्लेस कर सकते हो। अब हम बोट के रेफरेंस फ्रेम में अगर देखें तो हमारे ये जो ब्लॉक एम है इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, इसका इस दिशा में एक्सेलरेशन ए था, तो हर एक चीज़ के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लग जाएगा इस तरीके से, है ना। एफ की वैल्यू आ जाएगी मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ये हमारे पास इसका एक्सेलरेशन आ गया। अब हमसे सवाल देखो बहुत ही सिंपल, अब सवाल कन्वर्ट हो चुका है। सवाल किस में कन्वर्ट हो चुका है, हमारे पास एक स्प्रिंग थी, स्प्रिंग से एक मास रखा हुआ था इस तरीके से, फिर अचानक से उसके ऊपर हमने इस तरीके से फोर्स लगा दिया, तो बताओ इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा। अब यहाँ पे भी कुछ लोग गलती कर सकते हैं, आप ऐसे में सोचना कि जिस वक्त इसका फोर्स बैलेंस हो जाएगा, जैसे यहाँ से अगर ये थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगा, कितना हो जाए। अब देखो फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट आ रही है कुछ, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, मास कांस्टेंट है ही सही, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अगर आप F इज इक्वल टू के एक्स कर दोगे, है ना, F इज इक्वल टू के एक्स कर दोगे, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजिशन आ जाती है ना, इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो क्या बस इतना ही एक्सटेंशन होने वाला है, नहीं, यही गलती हो जाएगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमारे पास एक्सेलरेशन 0 होता है, लेकिन यहाँ से इधर आते आते उसकी कुछ वेलोसिटी बढ़ चुकी होगी, तो अभी वो यहाँ पर रेस्ट पे नहीं है, अभी वो थोड़ा और आगे जाती है। और ये हम एसएचएम में भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जितना अभी ये ब्लॉक इधर सरका होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने के बाद, उसके बाद और उतना ही आगे जाएगा, और हमारे पास बेसिकली ब्लॉक इस तरीके से फिर कुछ एसएचएम करता चलता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, x मैक्स की बात करूँ, x मैक्स उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 टाइम्स f अपॉन k। या फिर आप ये लिख सकते हो ये f जो हम एक्सटर्नल लगा देते हैं अचानक से, उसकी वैल्यू जो भी है उसके हिसाब से आंसर आ जाता है। सेम चीज़ को एक और तरीके से पूछा जा सकता है कि हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक था जो इस तरीके से स्प्रिंग पे लटका होता है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे अपनी है, सडनली इसको यहाँ से हमने छोड़ दिया, तो बेसिकली क्या होगा, सडनली इस ब्लॉक के ऊपर अब mg, बेसिकली mg पहले भी था, हमने नॉर्मल रिएक्शन लगा करके रोका हुआ था, अचानक से हमने नॉर्मल रिएक्शन हटा दी, हमने उसके नीचे से हाथ हटा दिया, तो अब ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। इसकी कुछ मीन पोजीशन आती है जहाँ पर f की वैल्यू mg के बराबर होती है, वो मीन पोजीशन है, लेकिन ये ब्लॉक थोड़ा और नीचे जाता है, और वो कितना नीचे जाता है उसको अगेन आप इस तरीके से पता कर सकते हो। 2f की वैल्यू इस केस में क्या हो जाती है, mg, तो आ जाता है 2mg डिवाइडेड बाई k। तो ये एक समझने का तरीका है, हमारे पास एक तरीके के क्वेश्चंस ये हो सकते हैं। दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, ये तो हमने बड़ी आसानी से कर लिया। तो देखो इसमें थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। यहाँ पे पहली बात तो ये मैं लिख दूँ, हमारे पास देखो इस पूरे सिस्टम के ऊपर एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, सिर्फ एक ही फोर्स है एक्सटर्नल, स्प्रिंग के फोर्सेस तो जो भी होंगे इंटरनल फोर्सेस हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर गड़बड़ आती है, क्या एक्सेलरेशन किसका लिखा जाए। पहली बात तो ये समझो इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों अलग अलग होंगे,
क्योंकि बीच में स्प्रिंग है जो एक्सटेंड और कंप्रेस इस तरीके से हो सकती है। तो दोनों की ना वेलोसिटी सेम होगी ना एक्सेलरेशन सेम होगा, किसी इंस्टेंट पे आ सकता है, लेकिन वैसे हम बोल नहीं सकते कि दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग होने वाला है। फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन, ज़रूर हमने पढ़ा ये होता है। तो ये किस चीज़ के लिए होता है? तो यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर अगर बात करें तो हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास ये लिखा है हमने, सिस्टम का हमारे पास मास लेना पड़ेगा और एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो आएगा सेंटर ऑफ मास का। ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं, लेकिन इसको लगाने से अभी ये चीज़ हमारी सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए हमें सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास वाला जब रिवीजन करेंगे उसमें हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। तो ये चीज़ आपकी वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। लेकिन हमें देखना आना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन और कांस्टेंट फोर्स दोनों अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है यानी कि फोर्स यहाँ डेफिनेटली वेरिएबल रहा होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स रहा है यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन अलग अलग ही रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। और दोनों का एक्सेलरेशन वैसे भी अलग यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन हमेशा ए है, यहाँ पे मैं बोल नहीं सकता इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कुछ भी वो वैल्यू आ सकती है। तो ये सब चीज़ें भी हम करेंगे, लेकिन बाद में सेंटर ऑफ मास में। आज स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन के कुछ और अच्छे अच्छे सवाल। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। A light inextensible straight thread of length L is equal to 3.2 meter is placed on a frictionless floor. Okay. A small block of mass M is equal to 3 kg placed on the floor is attached at one end of the thread with how much constant speed V naught? The free end of the thread must be lifted vertically upward so that the block leaves the floor when the thread makes an angle of theta is equal to 30 degree. तो हमारे पास यहाँ पर देखो, ऐसे ये एक इस तरीके से धागा यहाँ पे रखा रहा होगा, ठीक है। या बेसिकली अगर धागे का मोशन ऊपर की तरफ कर रहे हैं हम एक एंड का, तो ब्लॉक पहले यहाँ पे रहा होगा, ब्लॉक यहाँ पे रहा होगा, हमारे पास धागा इस तरीके से रहा होगा। इसको मैंने ऊपर खींचना शुरू किया। अब धागा इनएक्सटेंसिबल है ना, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती है। अगर मैं इसको ऊपर लूँगा तो हमारे पास फिर ब्लॉक थोड़ा आगे आएगा, इसको और ऊपर लेंगे तो ब्लॉक और आगे आएगा, ठीक है। रस्सी में कुछ टेंशन भी आने लगेगी, और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जब हमारे पास ये एंगल थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, उस वक्त हमारा ब्लॉक ज़मीन से ऊपर उठ जाए। तो एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि अगर ब्लॉक को ज़मीन से ऊपर उठना है तो वो कैसे उठ सकता है। देखो, रस्सी में कुछ टेंशन रहेगी, यहाँ पर टी टेंशन का कुछ फोर्स है, उसके कुछ कंपोनेंट होगा, एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा। मैं बोल सकता हूँ जब टी साइन थीटा यानी कि ये वाला कंपोनेंट की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, उस वक्त हमारे पास ब्लॉक ज़मीन से उठ सकता है। तो ये हमें पता करना है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देख लो, हमारे पास फोर्स लग रहा होगा इसमें टेंशन का, ये लग रहा है हमारे पास टेंशन टी, ये वाला कंपोनेंट आ जाता है टी साइन थीटा, और ये वाला हो जाता है हमारे पास टी कॉस थीटा, ठीक। अब टेंशन और वेलोसिटी में क्या लिंक है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास थोड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ें। पहली बात तो एक बात बताओ, हमारे पास इसकी कुछ वेलोसिटी है और इसकी कुछ वेलोसिटी है। तो पहले हमें कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखना सीखना पड़ेगा। हमारे पास ब्लॉक की वेलोसिटी को मैं मार्क करता हूँ भाई, ब्लॉक की वेलोसिटी को मैं बोलूँगा v से, तो ये हो जाती है v। इस तरफ हमारे पास है v नॉट। v और v नॉट में कुछ रिलेशन आएगा। कंस्ट्रेंट वाले रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें मिल सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट टेन थीटा आएगा, या फिर v इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन टेन थीटा आएगा। इन दोनों में से ही कोई एक वैल्यू हमें देखने को मिलेगी। लिमिटिंग वैल्यू आप लगा सकते हो कि भाई अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है, अगर थीटा की वैल्यू 0 होती है यानी कि हमारे पास ये धागा यहाँ पर ही था, उस वक्त आप इसको कितना भी तेज खींच लो ये इस तरफ आएगा ही नहीं। थोड़ी देर बाद ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, अब यहाँ पे आप खींचोगे तो ज़रूर कंपोनेंट आ जाएंगे। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो वी नॉट की कोई भी वैल्यू हो, हमारे पास इसकी इस तरफ वेलोसिटी नहीं आएगी। तो इससे मुझे पता चल गया v इज इक्वल टू वी नॉट टैन थीटा इज द करेक्ट रिलेशन। वी नॉट अपॉन टैन थीटा वो तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो नहीं है। ये चीज़ मुझे पता चल गई, लेकिन फिर भी हम इसको डेराइव भी करेंगे अभी। हाँ, ये याद करने वाली चीज़ नहीं है, इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो हमारे पास पहले हम लिख देंगे कंस्ट्रेन रिलेशन, हमारे पास जो होने वाला है कंस्ट्रेन मोशन। हमारे पास रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, तो इसकी जो भी वेलोसिटी है अलोंग रस्सी, वही इसकी वेलोसिटी होनी चाहिए अलोंग द रस्सी, है ना। तो यहाँ से देखो मेरे पास क्या पता चल जाता है, वेलोसिटी का कॉस थीटा मैं यहाँ पे लिख दूंगा v कॉस थीटा। देखो ये हमारे पास रस्सी है, ठीक।
हमारे पास इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ थी वी नॉट। ये वाला एंगल हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पे आप समझो कि ये वाला एंगल हमारे पास थीटा आ जाता है। ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ जाता है 90 माइनस थीटा। हम लिख सकते हैं वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट और इस वी नॉट का ये वाला कंपोनेंट सेम होना चाहिए, तभी रस्सी की लेंथ कांस्टेंट रहने वाली है। तो दिस इज वी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, या फिर उसी को आप लिख सकते हो विल बी इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। यहाँ से मुझे पता चल जाता है वी इज इक्वल टू वी नॉट टैन थीटा। देखो वही रिलेशन हमारे पास निकल करके आ गया। ठीक, लेकिन अभी भी वेलोसिटी और हमारे पास जो रिलेशन है टेंशन का वो अभी तक नहीं आया है, तो हमें उस चीज़ को पता करना पड़ेगा। या तो हमारे पास टेंशन फंक्शन आ जाए थीटा का, तो उससे मुझे पता चलेगा कि अच्छा एक पर्टिकुलर एंगल जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तब टेंशन का मैग्नीट्यूड इतना बढ़ जाता है कि वो इसको ऊपर उठा लेती है। या फिर मेरे पास टेंशन फंक्शन आ जाए वेलोसिटी वी नॉट का, तो उससे मैं बता पाऊँ अच्छा वी नॉट की वैल्यू इतनी तो होनी चाहिए ताकि टेंशन इसको ऊपर उठा पाए। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? अच्छा, और एक चीज़ समझ में आती है कि भाई हमारे टेंशन वेलोसिटी का फंक्शन क्यों हो सकती है। तो देखो इसको फील करने की कोशिश करो। हमारे पास इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी आई है वी नॉट टैन थीटा। अब यहाँ पे एक बात देखो, वी नॉट की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, हमें पता है क्वेश्चन में दिया है वी नॉट की वैल्यू कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी है। टैन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है ना, दिस इज चेंजिंग। अच्छा, टैन थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब इसका कुछ एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है मतलब इसके ऊपर इस दिशा में ज़रूर कुछ फोर्स लगा होगा। वही फोर्स आप इस तरीके से टेंशन का एक कंपोनेंट बोल सकते हो, वही फोर्स रहा होगा तभी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इस तरीके से अब आपको कुछ चीज़ें पता करनी होंगी। यहाँ पर बताओ हमारे पास टेंशन को या तो आप थीटा का फंक्शन बना लो या फिर टेंशन को आप वेलोसिटी का फंक्शन बना लो, कुछ ना कुछ थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो, फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं। वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। सॉल्व करना शुरू करते हैं। करेक्ट आंसर इसका फिर से वही 6 है, आंसर थोड़ी चेंज होएगा। देखो क्या होगा, अब मैं लिखने वाला हूँ विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट, इसको बोल देते हैं पी, विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट पी। ठीक, तो इस पॉइंट के हिसाब से अगर मैं देखूँ, पहले तो हम रस्सी बनाएंगे। यहाँ पे हमारी रस्सी ड्रॉ कर लो, ये रही हमारी रस्सी। इस तरीके से पॉइंट पी अब रेस्ट पे आ चुका है। हमारे पास ये वाला जो पॉइंट था, इसकी इस दिशा में हमने वेलोसिटी निकाल ली थी, वो कितनी आई थी, ये आई थी हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट टैन थीटा। और क्योंकि इसके रेफरेंस फ्रेम में आ चुके हैं तो सभी में इसकी वेलोसिटी उल्टी करके हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे भी उल्टी करके हमें ऐड करनी पड़ेगी। कुछ इस तरीके से वेलोसिटी आ जाएगी वी नॉट। अब आपको मैं पहले एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ इसके आप कॉम्पोनेंट करोगे ना, इसको कैसे कॉम्पोनेंट करोगे, देखो ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास, हमें इसके परपेंडिकुलर इस तरीके से देखने होंगे कंपोनेंट। यहाँ पर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होता है, तो ये वाला हमारे पास फिर से एंगल आ जाता है, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू थीटा। ऑलराइट, अब इसके दोनों के कंपोनेंट इस दिशा में करोगे तो हमारे पास कुछ मैग्नीट्यूड आएगा। अगर आप इसके परपेंडिकुलर इस दिशा में करने जाओगे तो वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों कैंसिल आउट हो जाएंगे? क्योंकि हमारा कंस्ट्रेन ही यही था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। यहाँ हमने वही कंस्ट्रेन लगाया था। तो आप चेक कर लेना, इसकी वेलोसिटी का इस दिशा में जो भी कंपोनेंट आने वाले हैं वो कैंसिल आउट होते ही होते हैं। यही चीज़ से तो हमारे पास वी नॉट टैन थीटा आया था, तो वो होना ही है। अच्छा, यहाँ से मैं वी परपेंडिकुलर अब पता करना चाहता हूँ। देखो मेरे पास वी परपेंडिकुलर दिस, उसको अच्छे कलर से बनाते हैं हम। ये है हमारे पास वी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना आता है? वी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, यहाँ पर से है वी नॉट कॉस थीटा, है ना, वी नॉट कॉस थीटा, प्लस ये वाला है हमारे पास वी नॉट टैन थीटा, इसका आ जाएगा हमारे पास फिर से साइन थीटा, है ना। ये कॉस थीटा इधर हो जाएगा, साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, तो आ जाएगा वी साइन थीटा। लिख देता हूँ इसको मैं पहले, दिस विल बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा प्लस वी की जगह लिख दो वी नॉट टैन थीटा। टैन थीटा को आप लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कैसे हो गया? एक साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा टैन थीटा वाला था और एक साइन थीटा यहाँ से लग गया, तो हमारे पास स्क्वायर आ गया। ठीक, इसको देखो मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलके 1 हो जाता है जैसे ही आप एलसीएम लोगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस थीटा रहने वाला है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है वी नॉट अपॉन कॉस थीटा। ये आ गई मेरे पास वी परपेंडिकुलर। अब हमारे पास वी परपेंडिकुलर आ चुकी है, यहाँ पर मैं लिख दूंगा, अब देखो टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन आर। इस तरीके से अब टेंशन और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, और यहीं पे हो जाएगी हमसे गलती। फिर से गलत कर दिया। कैसे गलत कर दिया? अरे भाई टेंशन की बात सही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सही है, लेकिन क्या इसके ऊपर इकलौता एक ही फोर्स लगा है टेंशन का, तो वहां पे हो जाती है हमसे थोड़ी सी गलती। देखो इसके ऊपर टेंशन जरूर इधर लगी थी, साथ में इसके ऊपर इस दिशा में mg भी तो लग रहा था। mg का cos थीटा ये हो जाता है, mg का sin थीटा हमारे पास यहाँ आता है, तो टेंशन इस तरफ, mg sin थीटा इस तरफ, टेंशन माइनस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें ये चीज़ भी समझनी है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेंशन माइनस mg sin थीटा विल बी इक्वल टू mv परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अच्छा एक बात बताओ, टेंशन हमें कितनी होनी चाहिए? अगर ये वैल्यू 30 डिग्री है, टी साइन थीटा की वैल्यू mg के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो टी की वैल्यू कितनी हो जाती है, mg डिवाइडेड बाय साइन थीटा। यहाँ पे अब एक्चुअली आप वैल्यूज़ भी रख सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू रख दोगे यहाँ पे, टेंशन की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स mg। 2 टाइम्स mg हमारे पास टेंशन होनी चाहिए, माइनस mg साइन 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2, अब मैं वैल्यूज़ रखते जा रहा हूँ, विल बी इक्वल टू m v परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो v परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा v नॉट का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 3/4, तो वो वैल्यू हो जाती है हमारे पास 4v नॉट का स्क्वायर अपॉन 3, है ना। ये वाली वैल्यू हो जाएगी 4v नॉट का स्क्वायर अपॉन 3r। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर अब आप देखोगे m से m सारे के सारे कट जाते हैं, और हमारे पास वैल्यू हो जाती है, तो ये हो जाता है हमारे पास 4 - 1 3/2 g इज इक्वल टू 4/3 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर। और यहाँ से देखो g की वैल्यू 10 लेनी है हमारे पास, रेडियस यानी कि लेंथ की वैल्यू 3.2 के बराबर है। जैसे ही आप वो सब वैल्यूज़ रखोगे हमारे पास वी नॉट की वैल्यू आ जाती है 6 मीटर पर सेकेंड, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। बहुत ही अच्छा ये सवाल था, इसमें मल्टीपल जगह पे गलती होने का स्कोप था, इसलिए एक अच्छा सवाल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा सवाल हो जाता है। Pulleys which are fixed with 4 supports lying in the same horizontal plane symmetrically, okay, at a given instant. String between pulley and massless frame is making angle theta is equal to 37 with horizontal plane. तो हमारे पास कुछ इस तरीके का सेटअप है। यहाँ पे 4 आइडेंटिकल इस तरीके से हमारे पास पुलीज हैं, और ये वाले एंगल थीटा की जो वैल्यू है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे 37 डिग्री है। टॉप व्यू में भी आप इसको देख सकते हो, काफ़ी सिमेट्री हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऑलराइट, बोथ एंड्स ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स आर कनेक्टेड विद आइडेंटिकल पॉइंट मासेस m0। तो यहाँ भी m0 है, यहाँ भी m0 है, यहाँ भी m0 है, m0 है, सब जगह m0 मासेस हमारे पास लटके हुए हैं। द सिस्टम लाइज इन यूनिफॉर्म ग्रेविटी। ठीक है, ये लाइन लिखने की भी जरूरत क्यों थी, हम मान के चलते हैं ऐसा। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, हमारे पास बॉल्स के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा mg, m0 है उनका मास, तो m0g बोल दो। फ्रेम मासलेस है, स्ट्रिंग्स मासलेस है, तो इनका तो एक्सेलरेशन होना चाहिए, इस पे मास तो नहीं है, लेकिन इसका फिर भी कुछ एक्सेलरेशन होगा। किस तरीके से होगा, तो हमें ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। पहले हो क्या रहा है, तो देखो एक काम करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि सिमेट्री है हम एक ही इस हिस्से को समझते हैं और इसी को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक पुली है, और यहाँ से एक हमारे पास इस तरीके से रस्सी आ रही थी नीचे, यहाँ पर लटका हुआ था हमारे पास m0, यहाँ पर हमारे पास पुली है, ये इस तरीके से यहाँ से हमारे पास फ्रेम रहा होगा, और यहाँ पर फिर से हमारे पास m0 है। अब एक बात बताओ, हमारे पास ये जो रस्सी है, इस रस्सी में टेंशन सेम होगी या अलग अलग होगी? सभी जगह हमारे पास जो पुली है वो आइडियल है, फ्रिक्शनलेस है, फ्रेम भी सब आइडियल चीज़ें हैं, कहीं पे कोई फ्रिक्शन मेंशन नहीं है। तो
एक रस्सी में सेम टेंशन होती है, रस्सी में टेंशन अलग अलग नहीं होती क्योंकि फ्रिक्शन नहीं है अभी यहाँ पर, रस्सी का मास नहीं है कुछ भी। तो भाई अगर यहाँ पर टेंशन है टी, तो यहाँ भी टेंशन होगी टी, यहाँ भी टेंशन होगी टी, यहाँ भी टेंशन होगी टी। अब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं, देखो कैसे होंगी। सबसे पहली चीज़, इसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगा होगा कुछ, यहाँ पर लगा होगा कितना m0g, यहाँ पे लगा होगा कुछ m0g। ऑलराइट, अब एक बात बताओ, सबसे पहले मैं पूछता हूँ कि अगर मान लो मैंने मान लिया कि इसका नीचे की तरफ एक्सेलरेशन होता है a, तो क्या इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा a? ध्यान से सोचना, अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है तो क्या इसका भी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a होगा? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो गलत हो जाएगा वो। ऐसा होता अगर मान लो हमारे पास यहाँ पर पुली होता और यहाँ पर भी कोई पुली होता, या तो यहाँ पर इस तरीके से पुली होता, पुली नीचे नहीं सरक सकता, उस केस में सेम चीज़ होती। लेकिन अब हमारे पास ये जो फ्रेम है ये खुद ऊपर नीचे हो सकता है, तो भाई रस्सी जो अभी इस तरीके से है, हो सकता है फ्रेम थोड़ी देर बाद यहाँ तक आ जाए तो हमारे पास रस्सी कुछ इस तरीके से हो जाए। ऐसे केस में हम देखेंगे रस्सी थोड़ी सी यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाती है ना, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नीचे आ सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकता है, और इस केस में वही चीज़ हम सीखने वाले हैं किस तरीके से होता है। ऑलराइट, एक बात बताओ, अगर मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है यहाँ पर, तो एक काम करते हैं, हम फ्रेम के जो पॉइंट है जो फ्रेम पे लगा हुआ है उस पॉइंट की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास फ्रेम होगा इस तरीके से, कहीं पे इस तरीके से। इसके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो टेंशन नीचे इधर लग रही है, इस दिशा में कुछ टेंशन लग रही है, ठीक है। ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है कितना, ये है 37 डिग्री। आप बोलोगे ये वाला तो नहीं दिया है, हमें ये वाला एंगल 37 दिया था, तो ये 37 दिया था तो ये भी 37 हो जाता है। बहुत अच्छे। यहाँ पर देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस पे नीचे की तरफ लगा होगा टेंशन टी, और इस पे इस दिशा में हमारे पास लगा होगा टेंशन टी एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। और ऐसा 4 बार हुआ है ना, इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है, इधर भी हुआ है, चारों जगह इस तरीके से हो रहा है। ऑलराइट, अच्छा मैं वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूं उससे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर लेते हैं। टेंशन का कुछ इस दिशा में कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा। तो यहाँ पर टी कॉस थीटा टॉप व्यू से मुझे पता चलता है सारे के सारे ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये सब कैंसिल आउट कर देते हैं। तो टी कॉस थीटा हमारे किसी काम का है नहीं, उससे हम कुछ रिजल्ट निकाल नहीं पा रहे। ओके, लेकिन अगर मैं टी साइन थीटा की बात करूं, है ना, ये टी साइन थीटा है हमारे पास, देखो यहाँ पर यह आ जाता है, दिस इज टी का साइन थीटा। ओके, नीचे की तरफ लग रहा है टेंशन टी, ऊपर लग रहा है टी साइन थीटा। इक्वेशन लिख दो, मान लेते हैं कि इस फ्रेम का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन था, एक्सेलरेशन फ्रेम इस तरीके से। जैसे ही आप इक्वेशन लिखोगे क्या आ जाएगी, टी माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू मास ऑफ फ्रेम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। यहां पर हमारे पास मास ऑफ फ्रेम की वैल्यू है 0, तो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो हो जाएगी 0। साइन थीटा हमारा 0 नहीं है। इससे हमें एक चीज पता चल जाती है कि भाई टेंशन इज इक्वल टू 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट आ गया। अब आपको लगेगा टेंशन की वैल्यू 0 कैसे हो सकती है, 0 तो हो ही सकती है। अच्छा, टेंशन की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब समझो, अगर मैं इन दोनों मास से पूछूं तो इसके लिए भी टेंशन 0 हो गई, इसके लिए भी टेंशन 0 हो गई। अगर इस पे कोई ऊपर की तरफ टेंशन है ही नहीं, इट्स एज गुड एज कि भाई ये फ्री फॉल हो रहा है, इसका भी फ्री फॉल हो रहा है। इससे मुझे और एक चीज पता चल जाती है, m0 फ्री फॉल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी उसके g के बराबर। बहुत अच्छे। अब आप सोचोगे यहां से ये भी नीचे g आ रहा है, ये भी नीचे g आ रहा है, तो क्या रस्सी लंबी होती चली जा रही है? दोनों जी कैसे हो सकते हैं, ये नीचे आता तो ये ऊपर जाता, या ये ऊपर आता तो ये नीचे जाता? ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों नीचे आ जाएं? अच्छा, दोनों नीचे आ जाएं, एक काम करो, यहाँ पे हमारे पास मान लो एक आइडियल इस तरीके से पुली है, यहाँ पर 2 इस तरीके से मास लटके हुए हैं। अगर ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, रस्सी लंबी होती जा रही है, तभी ये दोनों नीचे आ सकते, नहीं तो एक ऊपर जाना पड़ता। यहाँ पे भी रस्सी लंबी तो नहीं हो रही है, तो हमारे पास एक्स्ट्रा लेंथ जो आ रही है वो कहाँ से आ रही है? तो देखो इसको आपको समझना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, हमारा फ्रेम भी कुछ नीचे आ रहा है। जैसे ही हमारा फ्रेम नीचे आएगा तो बेसिकली ये जो पॉइंट था वो मान लो यहाँ आ जाता है,
तो हमारे पास जो रस्सी अभी ऐसे थी, अब उसकी जगह वो ऐसे हो सकती है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं दिस लेंथ इज स्मॉलर देन दिस प्लस दिस। ये वाली जो लेंथ है ये थोड़ी लंबी है इससे। तो अब जब रस्सी ऐसे हो जाएगी तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लेंथ बचेगी, वही एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ आ जाएगी, वही एक्स्ट्रा लेंथ थोड़ी सी यहाँ आ जाएगी और इन दोनों को फ्री फॉल करने का मौका मिलेगा। इस तरीके से हमारे पास रस्सी एक्सटेंड होती हुई प्रतीत होगी। एक्चुअली रस्सी लंबी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से नीचे एक्सेलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। हमसे पूछा गया है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल्स एंड द फ्रेम। बॉल्स का तो हमने बता दिया, 8 के 8 बॉल्स का हमने एक्सेलरेशन बता दिया, जी के बराबर है। एक नवा हमारा बस फ्रेम है, उसका हमें बताना है। बेसिकली हमने 8/9 इतनी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो चलो फ्रेम का एक्सेलरेशन पता करना है। अब फ्रेम का एक्सेलरेशन पता करने के लिए बेसिकली आपको समझना है कि अगर ये नीचे आ रहा है जी से, अगर ये आ रहा है नीचे जी से, तो इस पॉइंट का नीचे की तरफ क्या एक्सेलरेशन हो कि रस्सी की ओवरऑल जो लेंथ है वो कांस्टेंट रह जाए, रस्सी की लेंथ कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, एक आइडियल रस्सी है हमारी। इसी अप्रोच को अब आपको लगाना है कंस्ट्रेंट मोशन का। बहुत ही अच्छा ही एग्जांपल हो जाता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर आता है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा फ्रेम इस तरीके से नीचे आता है। सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी गलती मुझसे हो गई कि यहाँ पर हमारे पास ये t माइनस टी साइन थीटा, ये जो फोर्सेज हमने बैलेंस किए थे t माइनस टी साइन थीटा, ये सिर्फ एक पॉइंट पर मैंने बैलेंस किया। चारों पॉइंट पे इस तरीके से फोर्स हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा आएगा और दैट फोर्स विल बी इक्वल टू मास ऑफ फ्रेम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ये आना चाहिए था। तो यहाँ पर एक छोटा सा फैक्टर यहाँ पर मुझे लगा देना चाहिए इस तरीके से 4। तो अब ये इक्वेशन सही है, आंसर फिर भी हमारा निकल के आएगा, टेंशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो चलो सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास, अब मैं इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड सा डायग्राम बना लूँगा। हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे कहीं पे फ्रेम रहा होगा, ये एंगल था हमारे पास 37 डिग्री, यहाँ पर फ्रेम है और यहाँ से फिर से हमारे पास पुली है। ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं रस्सी के। ठीक, रस्सी का यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है जी, हमें ये बात मालूम है। रस्सी का यहाँ पर एक्सेलरेशन है जी, ये बात हमें मालूम है। रस्सी के इस पॉइंट का कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसको हम लिख देंगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। और रस्सी के इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ। मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मान लेता हूँ वो नीचे की तरफ ही होगा, सिमेट्री के हिसाब से ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है। फील आ रही है मुझे वो नीचे ही होने वाला है, तो मैं लिख दूंगा भाई इस इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। हमें क्या करना है, कंस्ट्रेंट मोशन लगाना है कि रस्सी की लेंथ कम या ज़्यादा ना हो। तो हम लिख देंगे रोप लेंथ इक्वल टू कांस्टेंट। तो रस्सी का नेट एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर एक सिरा नीचे आ रहा है लेकिन दूसरा सिरा रेस्ट पर ही है, तो हमारे पास रस्सी की लेंथ बढ़ती जाएगी यहाँ पर। तो हम लिखना शुरू करते हैं। रस्सी की लेंथ बढ़ने की जो रेट है यहाँ पर है प्लस जी, है ना। इन पॉइंट्स के नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी। तो ये आ जाती है मेरे पास ए बी के बीच में, ठीक है। ऑलराइट, सी और डी के बीच में अगर मैं बात करूं तो वो भी देख लेते हैं। प्लस यहाँ पर अब मैं बात कर रहा हूँ सी और डी के बीच में। रस्सी के एक्सटेंड होने की जो रेट है वो है प्लस जी, तो यहाँ लिखेंगे हम प्लस जी। और रस्सी के छोटे होने की जो रेट है वो है ए एफ, तो उसको मैं कर दूंगा माइनस ए एफ, ठीक है। ए एफ क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो हमारे पास ये भी आ गया, सी डी का भी आ गया, बचता है हमारा बी और सी के बीच का। अब हमारे पास बी और सी के बीच की चीज़ देखनी है। इसका एक्सेलरेशन तो है भाई 0, तो इसके कारण हमारे पास ना रस्सी बढ़ रही होगी ना छोटी हो रही होगी। लेकिन ये वाला जो सी पॉइंट है वो नीचे आ रहा है। अब इस सी पॉइंट के एक्सेलरेशन को ध्यान से देखो। ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। पहले तो उसको रिजॉल्व कर देंगे। एक टुकड़ा आएगा हमारे पास इस दिशा में और दूसरा टुकड़ा आएगा हमारे पास इस दिशा में, ठीक है। हमारे पास ये था टोटल ए एफ, उसको अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ए एफ। ये आ जाएगा मेरे पास एक कंपोनेंट इस दिशा में। अच्छा, अगर ये वाला एंगल हमारे पास 37 है तो ये एंगल होता है 90 माइनस 37। ये वाला एंगल फिर से हो जाता है हमारे पास 37 डिग्री।
अगर ये ए एफ था तो ये हो जाता है ए एफ कॉस 37, है ना, दिस विल बी ए एफ कॉस 37, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये हो जाता है हमारे पास ए एफ साइन 37। ठीक, कॉस 37 वाला जो कंपोनेंट है वो इसको घुमा सकता है सर्कुलर मोशन में, है ना, इस बी पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखोगे, लेकिन उसके कारण रस्सी की लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। ये वाला जो कंपोनेंट है दरअसल वही रस्सी को लंबा करने में लगा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर रस्सी की लेंथ को लंबा होने का जो काम है वो ए एफ साइन 37 के कारण हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस ए एफ साइन 37, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 0 के बराबर। हमारे पास कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन आ गई, ध्यान से एक बार फिर से देख लो। इस पार्ट में अगर आप देखोगे तो रस्सी लंबी हो रही है जी की रेट से, इस पार्ट में आप देखोगे तो जी की रेट से बढ़ रही है, माइनस ए एफ की रेट से घट रही है, तो हमने वो यहाँ लिख दिया। और इस पार्ट में आप देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर इस कंपोनेंट के हिसाब से वो बढ़ रही है। सारी एक्सटेंशंस को आप 0 कर दो, ऐसे मत करना कहीं एक्सटेंशन ले लिया, कहीं कम होने वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, तो वो प्लस माइनस की गलती हो जाएगी। सारे के सारे मैंने एक्सटेंशन लिखे हैं, सबको ऐड करके 0 कर दिया। यहाँ से हमारे पास फटाक से आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आता है हमारे पास? 2g इज इक्वल टू ए एफ माइनस ए एफ इंटू साइन 37 कितना होता है? 3/5। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 2 ए एफ अपॉन 5। ए एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5 टाइम्स जी, इसका मतलब 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना सिंपल हमारा आसान सा सोल्यूशन ये निकल के आ जाता है। कंस्ट्रेंट मोशन में कई बार हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। दैट्स इट। और भी अच्छे अच्छे सवाल देखते हैं। ये वीडियो जो अभी आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से, सुंदर से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का। हमारे 2 क्रैश कोर्स हैं, जेई मंथ और नीट मंथ, जिसमें 11th और 12th दोनों के फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, इंपॉर्टेंट बट नेसेसरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उन सभी को मिला दो तो जो बनता है वो है जेई मंथ एंड नीट मंथ। जेई मंथ में जेई मेन और जेई एडवांस दोनों की तैयारी होती है। नीट मंथ में नीट स्पेसिफिक वीडियोस हैं, लेकिन एज ए बोनस जेई मेन के वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप उनसे भी तैयारी कर सकते हो। ये दोनों ही क्रैश कोर्स पूरी दुनिया के इकलौते कलरफुल क्रैश कोर्स हैं, जहां पर हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने कस्टम मेड ग्राफिक्स को हाथ से बनाया है। उनका फायदा क्या होता है? आपको कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आ जाता है और ये चीजें याद रहती हैं। हर एक ग्राफिक को आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सारी पीडीएफ अभी के अभी डाउनलोड करा के आप प्रिंट करा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इन सभी को मिला करके एक मैंने बहुत ही अच्छी हैंडबुक बना दी है, उसका प्रिंट आउट भी खरीद सकते हो, ताकि आप किसी भी बुक का या किसी भी और टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक हाथ में आपके पास हैंडबुक रहेगी, तो आप जल्दी फॉर्मूले रिवाइज कर पाओगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर पाओगे और अपनी तैयारी स्पीड अप कर पाओगे। कलरफुल नोट्स की प्रिंटेड हैंडबुक का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में मेरे ऑल इंडिया रोड ट्रिप के व्लॉगिंग सीरीज का लिस्ट, तो उसको भी आप देख सकते हो। बाय द वे सारे के सारे ग्राफिक्स आपका वेट करें, जल्दी से आ जाओ, कलरफुल तरीके से फिजिक्स पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से विजुअलाइज करके समझेंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।